बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द ओनली पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर मित्रों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार एक सीरीज के माध्यम से पीवाईक्यूज को सॉल्व करने को आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है और ये आपकी सफलता में किस तरीके से परिचायक बन सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि आज जिस एक विषय की हम बात करने वाले हैं वह विज्ञान साइंस। और साइंस में हम 2011 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों के स्तर पर जो पीवाईक्यू यूपी पीसीएस में खास तौर पर पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि सभी का पेपर आप सभी का 17 मार्च को है। समय सिर्फ 17 दिन का बचा है और इन 17 दिनों के समय में रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रिवीजन के स्तर पर पीवाईक्यूज को कैसे पढ़ा जाए और सिर्फ सॉल्व करने से और उनको समझने से किस प्रकार से हम परीक्षा के स्तर पर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इस बात पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। मित्रों, सभी से एक आग्रह रहेगा कि आप द ओनली पीसीएस के टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। वहां हम रेगुलर अपडेट्स के माध्यम से जो पीसीएस परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में जो भी करंट अफेयर्स, जो भी नॉलेजेबल चीजें हैं जो आपको जरूरत होती है इस परीक्षा को क्रैक करने में, वह वहां पर प्रदान करते रहते हैं। आप सभी द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लाभ को पहुंचाया जा सके, क्योंकि सभी मित्रगण आपके इसी तैयारी में लगे हुए हैं। अब देर न करते हुए सबसे पहले चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न बिल्कुल एकदम फैक्चुअल है। आपको पता है पीसीएस की परीक्षा में फैक्चुअल प्रश्नों के साथ ज्यादा माथापच्ची होती है, क्योंकि यूपीएससी में जहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात आती है वहीं पर यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एचपीएससी, एमपीपीएससी या आरपीएससी के स्तर पर फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा चेक की जाती है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि पीवाईक्यूज के स्तर पर यूपीएससी में भले ही प्रश्न रिपीट ना होता हो, उसकी पुनरावृत्ति ना होती हो, परंतु पीसीएस के स्तर पर यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है और ऐसा देखा जाता रहा है। पहला प्रश्न है मित्रों कि वायु की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? अब यदि हमें इस प्रश्न का उत्तर करना है तो हमें पहले यह तो पता हो। सबसे देखिए, इसमें भरमाने के लिए क्या किया है, एक ऑप्शन विंड वेन बनाया गया है और यहां वायु लिखा गया है। सबसे पहले किसी भी जो एस्पिरेंट है उसको इस ऑप्शन को देखकर वो भ्रमित होगा, क्योंकि यहां विंड लिखा है, यहां वायु लिखा है और वो विंड पर सही टिक करके कहेगा परीक्षा में मैंने ये उत्तर एकदम सही दिया है। इसका वास्तविक उत्तर है एनीमोमीटर। यह यंत्र मौसम विज्ञानियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है वायु की गति को नापने के लिए। और मौसम विज्ञानी वायु की गति को मापकर पर्यावरण में यह पता लगाते हैं कि कहां पर किस स्तर में वर्षा की अधिकता रहेगी, न्यूनता रहेगी, मानसून कब आएगा। यह सब कुछ इस वायु की गति मापने वाले यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक, अगर हम अगले प्रश्न पर चलें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न और एक खूबसूरत प्रश्न और बहुत ही आसान। फायर हीलियोमीटर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या प्रयोग होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस के तौर पर आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, जहां सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन या हवा के ताप को या पौधों के ताप को। अब यह बात तो क्लियर हो जाती है कि कुल मिला के यहां टेम्परेचर को ही ये बार बार आपके सामने ला रहे हैं। तो आपका मस्तिष्क तापमान को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि सन स्पॉट ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा सन सूरज का अपना ऊर्जा का स्रोत है, परंतु उस आधार पर आपका ध्यान बार बार तापमान की तरफ खींचने का प्रयास है परीक्षक का। बिल्कुल भी उसके बहकावे में नहीं आना है। इस एक यंत्र का उपयोग प्रत्यक्ष सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। जो सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर आ रहा है, उस सोलर रेडिएशन को वह बिखरे हुए रूप में हो, ठीक, फैले हुए रूप में जो विकिरण है सोलर रेडिएशन, उसको बिना हस्तक्षेप के किसी विशिष्ट स्थान पर नापने के लिए इस एक यंत्र का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है।
तो इसीलिए बार बार देखिए, ये परीक्षा सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं, साइकोलॉजी की भी है कि किस प्रकार से ऑप्शंस के स्तर पर परीक्षक आपके साथ बार बार वो टेम्परेचर, हीट, इस तरीके की चीजें, इसलिए कि 3 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो और रेडिएशन पर आपका ध्यान ना जाए। ये बात भी सही है कि विकिरण के कारण किसी भी जगह का तापमान बढ़ेगा, लेकिन यदि फैक्चुअल बात है तो यह यंत्र सिर्फ और सिर्फ सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब जरा देखिए, पर्सनली मैं इस प्रश्न को कह रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और बहुत आसान। जरा प्रश्न को पढ़िए कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो ऊर्जा के अधिकांश स्रोत हैं, उसमें से संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? इनमें से ऐसा कौन सा है जो सोलर एनर्जी से डिराइव नहीं हो रहा है, सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है या सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? अब सबसे पहले ऑप्शन पर चलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा मिलेगी कहां पर? ये नाभिकों के विखंडन से उत्पन्न हुई ऊर्जा है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम के स्तर पर इस नाभिकीय ऊर्जा को हम समझ पाते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में किसी एक रेडियोएक्टिव नाभिक से रेडियोएक्टिव विकिरण निकलता है, ठीक, और बारी बारी से वहां पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर पाए जा रहे हैं, वह इस एक नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत बनते हैं। अब ये दो तरीके का है, एक तो है विखंडन और एक कौन सा है बेटा? संलयन। किसी एक नाभिक से ऊर्जा निकल रही है, वह विखंडित हो रहा है, उसके जो पदार्थ की अपनी मात्रा है वह कम हो रही, ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, विखंडन, टूटना। और किन्हीं दो छोटे नाभिक को मिलाकर एक बड़ा नाभिक हीलियम का तैयार कर दिया जाए, यह है नाभिकीय संलयन। तो यहां तो सूर्य की ऊर्जा का कोई काम है ही नहीं। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है ना, नहीं होता है। अच्छा, इस पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है, ठीक, वह ऊष्मा जब पृथ्वी शुरुआती स्तर पर बनी थी और एक आग का गोला थी, आपको पता है आउटर कोर का वह संरचना जहां हजारों टन धातु पिघली हुई अवस्था में अधिक तापमान पर एक जनरेटर की भांति घूम रहा है, जिससे पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सहारा मिलता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की परिकल्पना को हम समझ पाते हैं। तो ये जियोथर्मल एनर्जी भी सूर्य से व्युत्पन्न नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि बायोमास। बायोमास एनर्जी बेटा, सूर्य की ऊर्जा से पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए सोर्स कार्बन होता है, चाहे ऑटोट्रॉफ की बात करें चाहे हेटरोट्रॉफ की। इसलिए बायोमास ऊर्जा में सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर सौर ऊर्जा शामिल है। अगर पवन ऊर्जा की बात करें, विंड एनर्जी, ठीक, तो विंड एनर्जी के स्तर पर जो पवन है, अब आपका ध्यान जाएगा सर विंड एनर्जी तो पवन से, पवन ऊर्जा का तो कम दबाव का क्षेत्र, उच्च दबाव का क्षेत्र और वायु के चलने की दिशा, ये सौर ऊर्जा द्वारा जो तापमान में अंतर किया जा रहा है दो स्तरों पर, ठीक, उस स्तर के कारण ये पृथ्वी के अंदर कम दबाव और निम्न दबाव के क्षेत्र बनते हैं और वायु का चलना होता है। इसलिए कहीं ना कहीं विंड एनर्जी में भी आपको सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष, ठीक, प्रमाण मिल रहा है। अंततः सूर्य की ऊर्जा से जो व्युत्पन्न नहीं हो रही हैं, वो है नाभिकीय और भूतापीय ऊर्जा। तो हमारा उत्तर होगा ए और बी, बोथ, ठीक। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये रही पवन चक्की। अगर ये रुकी हुई है तो ये स्थितिज ऊर्जा है, स्टैटिक एनर्जी है, ठीक। और स्थितिज ऊर्जा को मान लीजिए कोई एक पदार्थ किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है, ठीक, इसका अपना मास है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन g, तो स्थितिज ऊर्जा हो गई mgh। अगर रुकी हुई है तो स्टैटिक एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी से किसी भी प्रकार का गति इस
पवन चक्की में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पवन चक्की जब घूमती है, जो काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती है, ठीक, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण अंततः विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसको समझने का प्रयास करें और डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कि फैराडे के नियम के अनुसार आपको यदि विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ती है, यानी मैग्नेट के बीच में आपको कॉइल को रोटेट कराना है। अंततः यही हमारा सिद्धांत है। अब इस कॉइल को रोटेट कराने के लिए आप किसी भी प्रकार के एनर्जी सोर्स को ले आइए। आप जो जनरेटर्स देखते हैं उसमें हम डीजल को एक एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस डायनेमो को घुमाया जाता है। यहां पवन की गतिज ऊर्जा के माध्यम से इस डायनेमो को घुमाया जा रहा है, और यह गतिज ऊर्जा है जो बाद में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपको मिलेगी। तो यहां पर उत्तर आपका सही है, गतिज ऊर्जा। सौर ऊर्जा का सीधा संबंध नाभिकीय विखंडन और संलयन से है। तो पवन ऊर्जा से विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन, ठीक, अल्फा बीटा गामा, यूवी रेडिएशन, तो ये अपनी सौर ऊर्जा के प्रकार है। इसलिए यहां पर भी वायु ऊर्जा का कोई भी महत्व नहीं होगा, इसलिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बस हमें चेक करना था इन दो ऑप्शंस के बीच में स्थितिज ऊर्जा किसी भी प्रकार से, किसी भी डिवाइस में देखिए, किसी भी यंत्र में जो विद्युत बना रहा है, अगर वह रुका हुआ है, ठीक, अब आप कहेंगे सर सौर ऊर्जा का कॉन्सेप्ट भी आएगा, एक प्रश्न बताऊंगा वहां क्या होता है। लेकिन सौर ऊर्जा के अतिरिक्त चाहे आप कोयला जलाएं तो भी आप स्टीम बनाकर डायनेमो चला रहे होते हैं, चाहे आप राइस हस्क, चावल की भूसी जलाएं इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो भी आप ऊष्मा उसी भाप से प्राप्त कर रहे होते हैं। एंड दैट इज अ शियर ऑब्जर्वेशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि ऊष्मा जनित है, विद्युत जनित है, गैर नवीकरणीय है या नवीकरणीय है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा है, ठीक, टाइडल एनर्जी है, ठीक, समुद्र के स्तर पर। ये सब गैर परंपरागत इसलिए हैं कि परंपराओं में परंपरागत स्तर पर लकड़ी की बात करेंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, खत्म होगा एक दिन, ठीक। तो अगर यहां पर ऑप्शंस के स्तर पर चेक किया जाए तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हमें बार बार प्राप्त हो सकते हैं और जो कभी ना खत्म होने वाले हैं, उनको हम कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है पेट्रोल, डीजल, ये कच्चा तेल, ये मिट्टी का तेल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में रिन्यूएबल सोर्सेज को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर सही होगा डी। ये 2023 का प्रश्न है और बहुत ही आसान, क्योंकि सीधे सीधे नोट्स के स्तर पर, कक्षा के स्तर पर लिखाया जाता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो रिन्यूएबल हैं, ठीक, और ये ऊष्मा जनित नहीं होते, ठीक है। अगला देखिए, यह भी एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि जो पेंडुलम वाली क्लॉक्स होती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। जरा इस बात को समझने का प्रयास करें कि पेंडुलम वाली क्लॉक्स गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। गर्मियों में थर्मल एक्सपेंशन होता है, ऊष्मीय प्रसार, जिसके कारण इस पेंडुलम की जो लंबाई है वो बढ़ती है। यही रीजन है कि रेल की पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार के कारण उनकी लंबाई में वृद्धि होगी, चिटक ना जाए। तो एक कारण तो है ये, और एक कारण मैंने और बता दिया उदाहरण के रूप में, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का प्रश्न, ठीक। और क्यों होगा? क्योंकि पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी ऊष्मीय प्रसार के कारण, तापमान बढ़ गया है। बढ़े हुए तापमान के कारण यह जो घड़ी है पेंडुलम क्लॉक, ये सुस्त हो जाए। कुंडली में घर्षण फ्रिक्शन का रोल ही नहीं। गर्मियों में दिन लंबे होते, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। गर्मियों में दिन लंबे से घड़ी कैसे सुस्त हो जाएगी पेंडुलम क्लॉक, ठीक। भार में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक, पेंडुलम के, क्योंकि मास जब चेंज होता है तो वह एनर्जी में बदलता है, ठीक। और अगर एनर्जी में बदलेगा, ठीक, तो आपको पता है कि फिर उसके लिए आपको दूसरे प्रयोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक।
वो थोड़ा सा इस स्तर से हट के मामला है, ठीक, कि किस प्रकार से मास एनर्जी में कंजर्व होता है और फिर वो ब्रह्मांड की संरचना। तो ये इस प्रश्न के आधार पर सीधा है कि गर्मियों में ऊष्मीय प्रसार के कारण पेंडुलम की लंबाई बढ़ती है और इस रेखीय प्रसार के कारण पेंडुलम की लंबाई बढ़ने के कारण जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं वो सुस्त हो जाती हैं, यानी धीमी हो जाती हैं, ठीक। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? जब साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो ये आवेश साबुन के बुलबुले के अपने क्षेत्र के स्तर पर उसके पेरिफेरी के स्तर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साबुन के बुलबुले का अपना आकार बढ़ेगा और साबुन के बुलबुले का आकार बढ़ने के कारण इस सतह के आवेशित होने के कारण उसकी त्रिज्या जो है, ठीक, वो बढ़ जाएगी क्योंकि उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और आकार में वृद्धि होने के कारण त्रिज्या बढ़ेगी, बुलबुले का लोप नहीं हो सकता, बुलबुला डिसअपियर नहीं होगा, ठीक। त्रिज्या घटेगी नहीं क्योंकि मैंने बता दिया आवेशित सतह का अपना आकार बुलबुले का बढ़ेगा और जब आकार बढ़ता है तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। और अगर यहां त्रिज्या की जगह पर व्यास लिख देते तो भी बढ़ती, ठीक है, शब्द बदला जा सकता है। किसका वेग अधिकतम होता? आंख बंद करके प्रकाश लगाइए, ठीक। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ई बराबर mc स्क्वायर, ठीक। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। प्रकाश से ज्यादा गति किसी की नहीं हो सकती, ठीक। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, इसमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक। और 2018 के स्तर पर यह प्रश्न कि निम्नलिखित में से सबसे, और कक्षा के स्तर पर विज्ञान में बार बार बताया जाता है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है, ठीक है ना। मृग मरीचिका मृग तृष्णा क्या है, ठीक। जब क्रांतिक कोण का मान, ठीक, यानी प्रकाश किसी भी सतह के स्तर पर जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है इसमें क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होते हुए हमें दिखाई देती है। ऑप्टिकल फाइबर्स में भी प्रकाशीय तंतु जिनको बोलते हैं हम इस घटना को देखते हैं, ठीक। और ये जो मृग मरीचिका है, रेगिस्तान में चलते हुए कभी आप देखते होंगे कि आपको दूर ऐसा लगता होगा कि दूर स्तर पर पानी भरा हुआ है। वह जो पानी आपको दिखाई दे रहा है या गर्मी में चलते हुए लॉन्ग ड्राइव पर सड़कों पर आप देखते हैं कि पानी फैला हुआ है आगे, वो जो पानी दिख रहा है उसी को मृगमरीचिका मिराज कहते हैं। और यह होता क्यों है बता दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह मृगमरीचिका की घटना होती है। ऐसा होता क्यों है कि आपतित किरण जो है और जो परावर्तित किरण है, ठीक, क्रांतिक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, आपतित किरण वापस से उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से उसका आपतन हो रहा था, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी घटना पर आधारित हो। तो प्रश्न अगर बदल भी दिया जाता है भविष्य में तो ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित उदाहरण है। मृगमरीचिका तो है ही, ठीक। एक कटा हुआ हीरा, फिर से वही, कटे हुए हीरे में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उसकी चमक होती है। और फिर बता रहा हूं, देखिए आपतित किरण वापस उसी माध्यम में वापस चली जाएगी जहां से उसका आपतन उस माध्यम में हुआ था, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, ठीक। ऐसा कौन करता है? वृक्ष तो नहीं करते, वो तो दृश्य प्रकाश को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। कवकों में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। कवक के स्तर पर एक काम करिएगा, कभी मशरूम को लाइएगा और उसको क्या कीजिएगा, धूप में रख दीजिएगा और वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है उस दृश्य प्रकाश को। उसके बाद उसको बनाइए, हड्डियां भी ठीक रहती हैं। तो फंगस के स्तर पर भी वह दृश्य प्रकाश। हाँ, बैक्टीरिया जो है ये सूर्य के अदृश्य, क्योंकि बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, ये पृथ्वी में हर जगह पाए जा रहे हैं। तो ये सूर्य के अदृश्य भाग, जो सूर्य के प्रकाश का अदृश्य भाग है जो हमें नहीं दिखता, उस प्रकाश के द्वारा खुद को सरवाइव कर रहे होते हैं, ठीक। और फफूंद भी फंगस ही है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक। कवक हो फफूंद हो एक ही बात है और उत्तर सही होगा सी, ठीक। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण।
प्रकाश इन धूल कणों कणों से टकराकर फैलता है, इसका प्रसार होता है। ठीक, हीलियम, जलवाष्प, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड इसका कारण नहीं है। ये धूल के कण प्रकाश को परावर्तित करने में और उसके प्रसार को करने में मदद करते हैं, और इन धूल के कणों के कारण ही हमें प्रोपोगेशन दिखाई देता है प्रकाश का एटमॉस्फेयर में। ठीक, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। क्लास 12th में जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि प्रैक्टिकल के समय उनको प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट कराया जाता था, और उसमें एक तरफ से आप इस प्रकार से एक प्रिज्म रख देते थे, यहां पर पिंस लगाते थे और ऐसे लाइन खींचते थे और इस लाइन पे पिंस लगाते थे, और उस प्रिज्म के जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक निकालते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किया होगा जिन्होंने यूपी बोर्ड से इंटर किया है। आप पता नहीं प्रैक्टिकल होते हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं, लेकिन उनकी महत्ता है। अगर ये प्रायोगिक परीक्षा आपने दी होती और की होती तो इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपने 7 रंगों के अवयवों में टूट जाती है। ठीक, इसलिए प्रकाश के रंग का निर्धारण भी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के आधार पर होता है, लैम्डा के आधार पर होता है। ठीक, और यह प्रिज्म के प्रयोग से हमें पता चलता है। इंटेंसिटी और स्पीड से, ये तो स्पीड से तो कभी लाइट का पता चलेगा ही नहीं। यही कारण है कि वर्षा के दिनों में आपको इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। वर्षा की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है, इसीलिए प्रकाश में आपको रंग दिखाई देते हैं। कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। अभी पढ़िएगा, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। ऑब्जर्व करके इस चीज को समझने का प्रयास करें। कार का जो शीशा है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही होती है तो उसमें सीधा दिखाई देता है। एक बार भी इसको ऑब्जर्व किए होते तो पता चलता है कि उत्तल दर्पण है वो। ठीक, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी। ठीक, और ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक, और दूर, ये उत्तल दर्पण की क्वालिटी है। ठीक, तो इसके लिए तो ऑब्जर्वेशन जरूर। अगर जर्नल ऑब्जर्वेशन भी आप करते हैं विज्ञान का, सबकी बाइक पे शीशा लगा है, सबकी कारों पर शीशा लगा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते शीशा है किस प्रकार का। इसीलिए फिर पीसीएस की परीक्षा में शीशे से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, दर्पण से संबंधित। क्योंकि और मैं हमेशा कहता हूं विज्ञान पढ़ाते हुए, विज्ञान कुछ नहीं, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, चीजों को देखने का माध्यम है। ठीक, क्योंकि भौतिकता तो हर जगह है ना। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। एक प्रश्न करूंगा कि आप में से कितने लोग किसी ऐसे बार्बर शॉप में गए हैं जहां दोनों तरफ शीशे हों, और एक शीशे में आप अपने आप को देखते हैं और पीछे आपके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? गिनने का प्रयास करिएगा, गिन नहीं पाएंगे। ठीक, और नहीं गिन पाएंगे, यही मैं कह रहा हूं ऑब्जर्वेशन। कई बार ऐसी बार्बर शॉप में गए लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया, और उन्होंने उठाकर पीसीएस के स्तर पर इसे प्रश्न बना दिया 2015 में। ठीक, कह रहे सर बार्बर शॉप पे जाके कौन ऑब्जर्व करता है? यही तो विज्ञान का चमत्कार है कि विज्ञान हर जगह है, और चूंकि विज्ञान हर जगह ऑब्जर्व करिएगा तो देखिए कितना फायदा हो रहा है। पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, अनंत होगा, गिन, मैंने पहले ही कहा गिन नहीं पाएंगे अपने प्रतिबिंबों को। तो दो समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु आप रख देते हैं तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। सिंपल ऑब्जर्वेशन बार्बर शॉप को ले लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख है ये, के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर बेटा। ठीक, यह इस प्रश्न का उत्तर है, एकदम फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक, जब आंख की संरचना को कक्षा के स्तर पर पढ़ाया जाता है तो वहां बताया जाता है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन खुद ही गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? ठीक, आंख के रेटिना को आप देखेंगे
तो आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसे ही कैमरे का प्रतिबिंब कहां बनता है? उसकी रील पर बनता है, फिल्म पर बनता है। उसी को तो साफ और वॉश करके बाद में फोटोज आपको दिए जाते हैं। शटर, कवर, लेंस का कोई भी अस्तित्व यहां नहीं है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना पर चूंकि प्रतिबिंब बनता है, और यह घटना कैमरे में कहां होती है? फिल्म पर होती है। फिल्म पर प्रतिबिंब बनता है। अब तो रोल वाले कैमरे नहीं आते, तो डिजिटल। ये प्रश्न 2011 का है। 2011 में तब भी रोल वाले कैमरे चलते थे, इसीलिए पूछा गया है। अब तो डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा में रील नहीं यूज होती, लेकिन उस समय के स्तर पर फिल्म जो होती थी, जो रोल होता था, वो रेटिना की अपनी भूमिका को निभा रहा होता था। बहुत बढ़िया प्रश्न उस समय के स्तर पर पूछा गया। ठीक, अगला देखिए, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से सबसे पहले बर्फ पिघलती है तब। एकदम बेसिक भौतिक विज्ञान, एकदम सामान्य भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, और हमेशा पढ़ाया जाता है जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटेगा। द्रव्यमान, मास और वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम घटेगा, आयतन घटेगा, बर्फ जमेगी तो आयतन बढ़ेगा। अब अगर पानी से बर्फ को जमाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बर्फ से पानी बनेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक, मास का कोई रोल यहां पर नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी भी चेक करनी पड़ती है लिक्विड के मामले में, इसलिए मास का यहां कोई रोल नहीं होगा। क्योंकि फिर कह रहा हूं, स्पेसिफिक डेंसिटी होती है लिक्विड्स की, उसके आधार पर उसका मास डिक्लेरेशन होता है, तो मास का यहां कोई रोल नहीं होगा, आयतन घटेगा। ठीक, और जब पानी से बर्फ बनाइएगा, बिल्कुल इसका उल्टा प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो आयतन बढ़ेगा। ठीक, एकदम फैक्चुअल नॉलेज के साथ, कुछ भी नहीं। मिट्टी की घड़े में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? डेजर्ट कूलर सभी लोग गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक मोटर लगी होती है, बाहर बहुत ज्यादा तापमान होता है, उस मोटर से गिरने वाला जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, उसका इवेपोरेशन होता है, और अंदर कंडेंसेशन के कारण वह ठंडी हवा फेंकता है। ये रहा उत्तर, और घड़े में भी यही होता है। घड़े में जब कुम्हार उसको बनाता है मिट्टी से, तो मिट्टी में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स की मदद से जल बाहर आता है, उसका इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होने के कारण घड़े के अंदर का जल ठंडा हो जाता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन बढ़ा देता है, यानी स्टोरिंग फ्रूट्स इन कोल्ड चैम्बर गिव्स लॉन्ग स्टोरेज लाइफ बिकॉज। देखिए, अगर आप फलों के स्तर पर, पौधों के स्तर पर बात करोगे, ठीक, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि जब बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट स्लो होने का मतलब है अब उसको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन में सहयोग करती है। ऐसे में जो कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट हैं, रेस्पिरेटरी रेट वहां पर कम हो जाएगा और मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, इसलिए वह ज्यादा समय तक अपनी लाइफ को जी सकेंगे। अगर यही चीज पशुओं के स्तर पर देखी जाए तो फिर कछुए का एग्जाम्पल लेना, उदाहरण लेना सबसे बढ़िया है। कछुआ, जो श्वसन दर होती है कछुए में, वो इतनी कम होती है कि उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? रेस्पिरेशन इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ब्रीदिंग इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, यानी हमने गैसेस ले ली और उनको छोड़ दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के स्तर पर ऑक्सीजन जो है, जब वह ग्लूको मतलब पूरे ग्लाइकोलिसिस से जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक महत्वपूर्ण किरदार है। समझने का प्रयास करें कि कछुए में मैंने कहा श्वसन दर कम है, इसलिए ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन का रेट कम है, इसलिए उसका लाइफ लंबा, इसीलिए सुस्त होता है वो जानवर बहुत। मानव के स्तर, जिसका श्वसन दर जितना ज्यादा होगा उसकी लाइफ स्पैन उतनी ही कम होगी। सीधा सीधा सिद्धांत है, श्वसन दर ज्यादा, लाइफ स्पैन कम।
ये ध्यान रखिएगा। तो यहां श्वसन दर का ह्रास है, इसीलिए ज्यादा समय तक वह फल कोल्ड स्टोरेज में रह पाएंगे। ये एक बार फिर से वही क्वेश्चन कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? रिपीटेटिव है। रेडिएशन की वजह से तप्त होता है, ये वही रेडिएशन है जो आज ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, पृथ्वी पर रहता है, और इसी के कारण वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना आप होते हुए देखते हैं। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग में इसका अपना बहुत इस्तेमाल, क्योंकि विकिरण ही है जो पृथ्वी के तापमान को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और ये प्रमुख समस्या आज की बहुत पूछी जाती है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के स्तर पर। फेवरेट टॉपिक, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, यहां दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो तप्त होता रहता है, गर्म होता रहता है। ठीक, ये देखिए प्रश्न, मतलब बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। सबके घर में इस समय डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विस लगी हुई है, किसी के यहाँ टाटा स्काई, किसी के यहाँ एयरटेल। पूछा क्या जा रहा है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात के स्तर पर सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि लिख कर आता है टीवी पर ड्यू टू रेन। ठीक, सिग्नल इज रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। अब जरा ध्यान देने का प्रयास करें। एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और मूल दिशा से विचलित कर देती हैं। अगर उत्तर के स्तर पर देखेंगे तो एंटीना छोटे होते हैं, इसलिए बहुत बड़े रेंज के सिग्नल्स को ये ठीक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो घरों के एंटीना होते हैं, डिश एंटीना, वो छोटे होते हैं। ठीक, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को विचलित करती हैं। ठीक, यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि उसमें हिंड्रेंस पैदा होता है। ठीक है, और जो रेडियो तरंगे हैं उनकी ऊर्जा को वर्षा की बूंदों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और इन तीनों जो कारण है उनके कारण फिर टेलीविजन जो सिग्नल्स हैं वो बाधित होते हैं सैटेलाइट के थ्रू। इसलिए यहां पर ही उत्तर हमारा सही हमको दिखाई देता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि ध्वनि के विचरण के लिए, उसके चलने के लिए माध्यम बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा सोर्स इंपॉर्टेंट है, सोर्स होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं करती। ठीक, ध्वनि बिना माध्यम के गति नहीं करेगी, यानी वैक्यूम में ध्वनि का कोई वेग नहीं होगा। मामला गया इसका। ठीक, और किस माध्यम में? जिसमें कण बहुत पास पास होंगे, क्योंकि ध्वनि क्या करती, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां से, तो चलिए यहां तो माइक लगा है। ठीक, यदि माइक ना हो और आप मेरे सामने कक्षा में बैठे हो, तो ये जो वायुमंडल के कण है, मेरे मुंह से निकली हुई ध्वनि एक कण को ऊर्जा देगी, वो अगले कण को ऊर्जा देगा। ठीक, और धीरे धीरे ये एनर्जी ट्रांसफर आप तक ध्वनि के रूप में पहुंचेगा। तो यदि कण दूर दूर हैं तो ध्वनि उतनी तेज प्रोपोगेट नहीं होगी। वायु में कण बहुत दूर दूर होते हैं, माध्यम में कण पास पास होंगे, ध्वनि बहुत तेज प्रोपोगेट होगी। जल में भी ठोस पदार्थ की तुलना में कण दूर दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि के लिए सोर्स की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है। और ध्वनि का वेग अधिकतम कहां हो जाएगा? ठोस में, जो यहां एक ही ऑप्शन है, स्टील। ठीक है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। फिर वही प्रश्न, अभी बताया माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि तरंगे कहां नहीं चल सकती? अरे सर जी, निर्वात में नहीं चलेंगी, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो सर जब माध्यम की आवश्यकता है, जब माध्यम नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा कैसे? हो ही नहीं सकता। तो निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी विचरण नहीं करेगी। अंतरिक्ष में धमाका हो जाए, नहीं सुनाई देगा, वहां वैक्यूम का मामला है। अंतरिक्ष में धमाका होता है, आवाज नहीं आती है। आप परमाणु बम का धमाका कर दीजिए अंतरिक्ष में, कोई आवाज नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ होता हुआ दिखाई देगा ऊर्जा का प्रसार, बाकी कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इन तरंगों का इस्तेमाल बैट और सोनार सिस्टम में भी किया जाता है। ठीक है,
अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वास्तविकता में ये प्रश्न विज्ञान से संबंधित है, लेकिन ये पढ़ाया जाता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट के स्तर पर, और जब नॉइज पॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा होता है तब, क्योंकि सरकार ने हर स्तर पर जो क्षेत्र हैं उनकी ध्वनि को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब यहां देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है और कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे कम ध्वनि कहाँ होनी चाहिए? शांत क्षेत्र में। तो डेसिबल के हिसाब से देख लीजिए कि सबसे कम कहाँ है, 50 डेसिबल। तो शांत क्षेत्र को मिलाइए पहले 50 डेसिबल से। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्वनि की अनुमति होगी क्योंकि वहां मशीनें चलेंगी, तो सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है? 70 डेसिबल। अगर आप ये दो भी मिला लिए हैं तो भी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए देखिए कि बी कहां एक से जुड़ा हुआ है, ये रहा, इसमें भी है, तो इन दोनों को चेक करेंगे। अगला हमने डी पकड़ लिया, तो डी देखिए डी किससे जुड़ा हुआ है? सी 4 से। तो सी 4 कहां? तो देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कि सही है, ठीक है, लेकिन बताने के स्तर पर मैं बता दे रहा हूं बाकी, ठीक। वो तो इतने से ही गया प्रश्न, ठीक, कि डी उत्तर सही है। आवासीय क्षेत्र की जो डेसिबल है वो 55 होनी चाहिए और जो व्यापारिक क्षेत्र है उसकी 65, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में भी लोगों का आवागमन होगा तो ध्वनि का स्तर ज्यादा रहेगा। ये बिल्कुल एकदम इजी प्रश्न और सीधे सीधे ध्वनि प्रदूषण के स्तर पर, कक्षा के स्तर पर लिखाया जाता है। जब भी हमारी कक्षाएं शुरू होंगी उस स्तर पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक बेस है वो ये है कि आपको इस प्रकार से तैयार करना, पीवाईक्यूज के स्तर पर हो, सिलेबस के स्तर पर हो, ताकि किसी भी सिलेबस को पढ़ने का तरीका बदलिए, तरीके बदल गए हैं। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, मैं डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से, तो किताब पढ़नी है ये महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है इस तैयारी में, लेकिन उसको पढ़ा कैसे जाए ये तो पता हो। हमारे चैनल के माध्यम से जो चयनित लोग हैं और जो अब सरकार के स्तर पर सेवा है वो आपको बताएंगे कि चयन के लिए एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए या किसी पुस्तक को पढ़ा कैसे जाए। यही तो एस्पिरेंट्स को पता नहीं चल रहा होता है, फिर वो परेशान होते हैं, सर एनसीईआरटी पढ़ लूं, कौन सी, नई या पुरानी? नई की बात है ना पुरानी की बात? बात है उस पुस्तक के मुख्य अवयव को समझने की। तो कक्षाओं के शुरू होने के साथ ही हम आपको एकदम ऐसे ट्रेंड करेंगे तो ओनली पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म से, ताकि परीक्षा के स्तर पर कोई भी आपको समस्या ना आए। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, आपको ट्रेंड करने का तरीका है, जो परीक्षा के लिए तैयार करने का तरीका है, वह सिर्फ पढ़ाने के स्तर तक सीमित नहीं होगा। आपका मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास भी हो इस परीक्षा को लेकर, यह हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्योंकि मनोविज्ञान खराब हो जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो मनोविज्ञान की है। और एक बार प्रीजुडिश में फंस गया, कुछ प्री एजम्पशंस ले लिए, तो फिर ये याद रखिएगा कि पढ़ाई होती रहेगी परंतु उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं अपने स्तर पर हमेशा कहता हूं कि यह तो कुछ उसी प्रकार की बात हो गई कि हमने ऊर्जा का कोई मुख्य अवयव तो डाला था लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा, यानी हम एक ऐसा जनरेटर हो जाएंगे जिसमें ईंधन तो है लेकिन वो विद्युत उत्पादित नहीं कर रहा है। इसलिए मनोविज्ञान के स्तर पर हमें बहुत सुदृढ़ रहने की आवश्यकता है। इसलिए काउंसलिंग के स्तर पर इस एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बेस्ट काउंसलिंग प्रदान की जाएगी। अभी थोड़े से सीक्रेट्स हैं, वो रिवील होंगे धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर, तो इंतजार करिए, ठीक। इस प्लेटफॉर्म पर वह शिक्षक आएंगे जो एकाध वर्ष से अध्ययन अध्यापन नहीं, वर्षों से और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को वो सफल कराकर और सेवा में भेज चुके हैं। और इस एक चैनल के माध्यम से आपसे एक ऐसे गणमान्य व्यक्ति जुड़ेंगे जिनके मार्गदर्शन में एकाध नहीं, मतलब मैं तो गिनती ही नहीं है कि कितने लोगों ने सिविल सेवा में अपना सफल मुकाम बनाया। और वो छात्रों के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं और हर स्तर पर मदद करते हैं। जल्द ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे और अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए ओनली पीसीएस से जुड़े रहिए। जो भी दिक्कत आपको आ रही है आपकी तैयारी में, उसको तो ओनली पीसीएस के स्तर पर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। परेशानी कैसी भी हो, छोटी या बड़ी, आपकी सफलता ही इस एक संस्थान का लक्ष्य रहेगा। अगला देखते हैं, किस स्तर से अधिक की ध्वनि
ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? सीधा सा आंसर है 80 डेसिबल। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण में आती है, ठीक। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए, इंफ्रारेड वेव होती है। अगर आपको कभी चेक करना हो, इस वेव को देखना हो, तो आपके पास फोन होंगे, उस फोन का कैमरा चलाइएगा, अपने टीवी के रिमोट को उसके सामने रखिएगा, और जब आप टीवी के रिमोट को उस कैमरे के सामने रखेंगे तो आपको अंदर उस रिमोट में एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी। सामान्यतः आंख से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं। कैमरे से आपको उसके दर्शन हो जाएंगे, वो इंफ्रारेड वेव होती। विजिबल होती तो दिखाई देती ऐसे ही, ठीक। बता दिया, नहीं दिखती नेक्ड आई से, ठीक है। अरे भाई, अब ये प्रश्न तो मतलब मैं क्या बताऊं। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, बेटा, ठीक। बहुत पुराना प्रश्न, और अब तो बिजली के बल्ब घर में यूज होना लगभग बंद हो गया, तो एलईडी का जमाना है, लाइट इमिटिंग डायोड का। लेकिन फिर भी उस स्तर पर 2011 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक। 100-200 वाट के आप बल्ब लाते थे, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। लोहे का नहीं होता, तापमान बढ़ेगा लोहा पिघल जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम का भी नहीं, नाइक्रोम का भी नहीं, ठीक है, टंगस्टन। और बल्ब के अंदर एक अक्रिय गैस भरी होती है, ठीक है, ताकि बल्ब का ये टंगस्टन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर जल ना जाए। तापमान बहुत है तो अक्रिय गैस रिएक्ट नहीं करती, इसलिए बढ़िया ये चमकता रहता है बल्ब, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अक्रिय गैस रिएक्ट नहीं करती, नियान, आर्गन, ठीक है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सिलिकॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक, ठीक। ये इन्हीं प्रकाश वोल्टीय सेल में इस्तेमाल होते हैं, अर्धचालक है। सूर्य के प्रकाश में इनके आउटर सेल में स्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, और यहां से अपना स्थान छोड़कर इस एक जो क्षेत्र है, जो परिधि है, उसमें आ जाता है, अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। जो इस इलेक्ट्रॉन का वास्तविक स्तर था, इसके अपने जर्मेनियम के स्तर पर, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ये अपनी कक्षा को परिवर्तित करके कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाता है तो ये वापस आता है। पहले चार्ज हुआ तो एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी छोड़कर वापस अपने स्टेट में आता है, ये ठीक वाइब्रेशन करता है, और जब वापस आता है तो यहाँ जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में हम स्टोर कर लेते हैं। इसलिए ऐसा सोलर सेल में होता है। अगला देखते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर हो, आपके मोबाइल की पीसीबी हो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे बोलते हैं, वो सारा कुछ सिलिकॉन से बनता है, ठीक। एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर का वहां आपने कभी इस्तेमाल नहीं देखा होगा। ग्रीन कलर की जिसको आप चिप कहते हो, वो चिप सिलिकॉन की बनी हुई होती है, ठीक। तो सिलिकॉन है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। कौन सा अर्धचालक है, अभी नाम बता चुका हूं, जर्मेनियम, पीछे के स्तर पर, ठीक। तो जर्मेनियम अर्धचालक, ठीक है। चलिए, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही। नाभिकीय विखंडन से हाइड्रोजन बम, अरे परमाणु बम बनाया जाता है, ठीक। गड़बड़ मामला ही है, परमाणु बम बनाया जाता है, इसलिए केवल एक सही है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसको मंदक के रूप में? ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, कैडमियम की भी छड़ें होती हैं, और साधारण जल होता है। रेडियम और थोरियम बेटा मंदक नहीं हो सकते, ठीक, क्योंकि खुद रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ कभी भी मंदक, मॉडरेटर के रूप में यूज, मंदक का इस्तेमाल होता है जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको ठंडा करना, उनको उनकी गति को धीमा करना, ठीक है, रोक कर रखना। साधारण जल का उपयोग हम रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मंदक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। यहां पर एक चीज मुझे गलत लग रही है, ये ऑर्डिनरी वाटर नहीं है, ये हैवी वाटर है, इसको ठीक कर लीजिएगा। दैट इज नॉट ऑर्डिनरी वाटर, दैट इज हैवी वाटर। मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल, D2O का इस्तेमाल किया जाता है, H2O का नहीं, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक। साधारण जल नहीं, हैवी वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सा WWW का सही रूप है, बताइए।
विंडो वर्ल्ड वाइड, कोई मतलब नहीं है, ठीक। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब डॉट, डोमेन का नाम .com, इंटरनेशनल डोमेन को सोच, .in इंडिया, .US अमेरिका, ठीक, .org किसी ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, ठीक है। डी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? आर्काइव, पुरानी फाइल्स जहां पड़ी रहती हैं, जाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में देखिएगा, वहां आर्काइव नाम का एक फोल्डर रहता है। लॉगिन तो आपने बहुत बार सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। यानी उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भाग, अरे बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखना। जो आपको बचपन में लगता होगा कि ये डब्बा नहीं बेटा, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता। आपने सुना होगा इंटेल कोर i5, कोर i7, दीज आर द सीपीयूज, ये सीपीयू के नाम है। कोर i5 या कोर i7, दीज आर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये जो डब्बा आप देखते हो ना, ठीक, दैट इज नोन एज कैबिनेट। इस कैबिनेट में एक मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड में रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी पर हार्ड डिस्क, आज की डेट में एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी पर एक प्रोसेसर की जगह होती, जहां ये प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है बेटा। सिम का पूरा स्वरूप है, ठीक है ना, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है ना। पहले सीडीएमए, कोर डिवीजन मल्टीपल एसएस चलता था, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये नॉर्मल से हैं, ये फुल फॉर्म एक बार याद कर लीजिए, हमेशा याद है। 2012 के स्तर पर ये क्वेश्चन आया है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज नोन एज सिम। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए सबसे पहले आकाश 2 लगा हुआ है, आकाश नहीं है, और इधर कहीं मिसाइल लिखा नहीं हुआ है। आकाश एक टैबलेट है, आने वाला नहीं बेटा, वो टैबलेट चलाने वाला, ठीक है ना। एक टैबलेट है जिसको भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया था, बहुत सस्ते दाम पर, ठीक। ये उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन निर्मित किया गया था, ठीक है। रुस्तम बड़ा फेमस मानव रहित, ठीक है ना, यूएवी है, ठीक, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, ठीक है, भारत का, डीआरडीओ द्वारा विकसित। तो सी और डी को मिला लिया है, तो सी मिला है 2 से, तो देखिए सी कहां पर 2 है, 2 ऑप्शन में ऐसा है, और डी मिला 1 से, तो अभी हमें 1 को और लेना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ऐसा है ना, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्यूरोसिटी रोवर को। तो अगर क्यूरोसिटी रोवर को देखेंगे, ठीक, तो हमें यह पता चलेगा कि क्यूरोसिटी रोवर जो है वो मंगल ग्रह का अन्वेषी यान था, ठीक है। क्यूरोसिटी रोवर भेजा गया था, ठीक है। और मैसेंजर फिर एक ही बचता है, तो उत्तर अपने आप सही हो जाता है। अभी नासा उसके पहले पाथफाइंडर एक मिशन को भी मंगल के स्तर पर भेज चुका है। अभी परसिवरेंस रोवर गया हुआ था, ठीक है। तो मंगल के स्तर पर, चूंकि मंगल की संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, इसलिए सारे अभियान मंगल के स्तर पर किए जाते हैं, ठीक है ना। अगला, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। जब मैंने कहा ये प्रश्न तो सीधे सीधे हैं, फैक्चुअल, ठीक है ना, प्री के स्तर पर 2022 में आ रहा है ना। और सीधे सीधे जब वायुमंडल सब पढ़ाए जाते हैं, भूगोल के स्तर पर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम जब बिग बैंग थ्योरी, एक्चुअली में देखिए 2 चीजें हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सब्जेक्ट के आधार पर। जियोग्राफी में आप बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, ठीक, ये एक बहुत बड़ा कोई विस्फोट हुआ होगा जिससे हमारे इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। और जब पार्टिकल फिजिसिस्ट होते हैं, जो भौतिक विज्ञानी, वो कहते हैं पार्टिकल फ्लक्चुएशन हुआ, एक ऊर्जा का स्रोत था जो पार्टिकल फ्लक्चुएशन हुआ, और हमारा यूनिवर्स इस प्रकार से एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स एक सिलेंड्रिकल शेप में एक्सपेंड कर रहा है, ठीक। तो उस समय गैसों का गुबार
अलग अलग ग्रहों के स्तर पर अलग अलग गैसें पाई जाती है। जुपिटर तो पूरा गैस का ही गोला है, ठीक, ग्रह ही गैस से बना हुआ बहुत बड़ा ग्रह, ठीक। वहां शनि ग्रह के स्तर पर मीथेन सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक। अब मीथेन एक ज्वलनकारी गैस, वहां से लेकर आए तो अच्छी खासी ऊर्जा पृथ्वी पर उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं है, गला घोटू गैस है मीथेन CH4 से, ठीक। सांस नहीं आती, गला घोटू, से गला घोटू गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न यह भी है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं। तो एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बरैक 8 मिसाइल बहुत फेमस है, इजराइल ने इस तकनीक को दिया और आकाश मिसाइल को इसके आधार पर अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक। ये रहा, मैंने पहले ही बता दिया, इजराइल ने इस मिसाइल को दिया था भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, और कोलैबोरेशन में हम इस मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच साझा, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कोलैबोरेशन में बनने वाली एक मिसाइल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रह्मोस, और वो दुनिया की सबसे अच्छी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बरैक सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। आकाश भी। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? ये नहीं कभी कभी गायब हो जाता है परीक्षा के स्तर पर, इसलिए नहीं ध्यान रखिएगा। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ठीक। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किमी तक की है। यह दुश्मनों की रडार की पहुंच से बाहर होगी। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, ठीक। तो सही जो नहीं है वो है डी, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ठीक। ये गलत है, ठीक। यह पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो इंडिया का गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था, ठीक, उस प्रोग्राम के जो जनक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने पटना नामक मिसाइलें भारत के लिए, ठीक। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक। ये जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था भारत का, जिसके जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते हैं, उसी श्रेणी की एक ये मिसाइल है, ठीक है ना। इसलिए यह पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है। एडमिरल गोर्शकोव, देखो इतना ही लिख के छोड़ दिया। अब इससे मैं एक बात बताता हूं, जो आपका विक्रमादित्य, हमारे भारत का विक्रमादित्य है जो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो पहले एडमिरल ग्लासगोव था, ठीक। अब समझ गए? तो एडमिरल गोर्शकोव क्या है? ये नौसैनिक विमानवाहक जहाज है, ठीक। इसलिए मैंने ग्लासगोव बोला ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो विक्रमादित्य था, तो ये क्या है? यह भी एक नौसैनिक विमानवाहक जहाज है, ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये उस समय के स्तर पर करंट अफेयर था और इसका सही उत्तर है INS वागीर, ठीक। कलवरी, करंज और वेला, ठीक है, ये पुरानी श्रेणी है, ठीक है। कलवरी की अभी कुछ सबमरीन्स को फिर से अभी शामिल किया जाएगा और भारत पनडुब्बियों के स्तर पर बहुत तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। उस समय के स्तर पर वागीर वो पनडुब्बी थी जिसको स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में शामिल किया गया था। सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, तो सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये एक अपतटीय गश्ती जहाज है, ठीक है ना। और इस जहाज के द्वारा ऑफशोर तट की निगरानी की जाती है। स्मार्ट बॉम्ब, रॉकेट लॉन्चर नहीं, ठीक है। हल्के लड़ाकू विमान हमारे पास तेजस है, ठीक है। लड़ाकू विमान हमारे पास रफेल है, सुखोई Su-30 MKI है, ठीक है। स्पेस केट जगुआर है, तो ये सब विमान है, ठीक है ना। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हमारा पिनाका है। स्मार्ट बॉम्ब, ठीक, तो एक ही बचता है अपतटीय गश्ती जहाज। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? जेम्स वॉट, बिल्कुल सही है। ग्राहम बेल टेलीफोन बनाए थे, जेल बेयर टेलीविजन बनाए थे, अरे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाए थे पेनिसिलिन, ये सुमेलित नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के निर्माता हैं, जे परकिंस नहीं, ठीक है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र, मैंने अभी बताया, होमी जहांगीर भाभा जी हमारे देश के नाभिकीय और परमाणु प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, इसलिए ये नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्टिमुलेटेड रेडिएशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। स्कैटर्ड नहीं होता
और सेल्फ तो होता ही नहीं है, लेजर को हमने बनाया है, सेल्फ रेडिएशन नहीं होगा, स्कैटर्ड नहीं होता, स्टिमुलेटेड होता है, एक सीध में चलता है, इसलिए इस रेडिएशन की जो प्रतिदीप्ति है वो बहुत तेज होती है और अगर लेजर हाई इंटेंसिटी की हो तो मानव शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं तकाशी हिरोज, ठीक, तकाशी हिरोज इसके लेखक हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के। ठीक है, अगला चलते हैं, नैनो प्लग संबंधित है। नैनो प्लग आपने देखा होगा, कान में कुछ लोग सुनने का यंत्र लगाए रहते हैं, ठीक, उसको ईयर प्लग बोलते हैं। अब उसको छोटा किया जा रहा है नैनो तकनीक के थ्रू और यह नैनो प्लग सुनने के उपयोग में काम भविष्य में आएगा। इसका अर्थ है ये एक छोटे से सुनने के यंत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये विज्ञान के स्तर पर हमारे प्रश्न थे, ठीक, जिनको हमने अभी सॉल्व करने के स्तर पर देखा। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। हमारी कोशिश इतनी है कि 17 मार्च के पहले जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब्जेक्ट्स के स्तर पर उनको सॉल्व करा दिया जाए ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना देखने को मिले। और आपने अभी परीक्षा की तैयारी कर ली होगी। अब मेरा आपसे कहना है कि काम रहिए, कूल रहिए और अब जितना आपने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करिए। कोई नई चीज पढ़ने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे वो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों लोगों के लिए खुशी की बात होगी। इस पहल को चलाना हमारे लिए आवश्यक क्यों था, वह यह है कि छात्रों के मन में जो भी शंकाएं हैं और उनकी शंकाओं का निवारण अब उन्हें मिलना बंद हो रहा है धीरे धीरे, उन शंकाओं के निवारण के लिए टॉपर्स के द्वारा जो उस परीक्षा में सिलेक्ट हैं उनके द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाए और इस मार्गदर्शन के द्वारा आपकी सफलता की राह भी तैयार की जाए। हमारा ये उद्देश्य था, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर हम चले हैं। इस मुहिम से जुड़िए, ठीक, अभी के स्तर पर आपको ये वीडियो, ठीक, मुफ्त में मिल रहे हैं और फ्री रहेंगे क्लास के स्तर पर, तो उसमें कोई चिंता और परेशानी वाली बात बेटा नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप 7891011296 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक, और हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे कोर्सेज 2 अप्रैल से लॉन्च होंगे और उन 2 अप्रैल से जो कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी हमारी वेबसाइट पर आपको दिख जाएगी। इस स्तर पर आप तैयारी करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए। और हमारी ऐसी उम्मीद है कि इस परीक्षा के माध्यम से आप सफल हों और बहुत ही अच्छे तरीके से यूपीपीसीएस की परीक्षा में आप सभी का प्रीलिम्स उत्तीर्ण हो और मेंस के स्तर पर आप आगे बढ़ें। आपने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी द ओनली पीसीएस चैनल पर। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर हम विषय वस्तु से जुड़ी जो आवश्यक चीजें हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी से जुड़ी हुई उन चीजों को शेयर करते रहते हैं। आपको उससे लाभ होगा। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।